बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के एरिया ऑफ कर्व यानी क्वाड्रेचर से रिलेटेड है, यानी एरिया अंडर द कर्व। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड इट्स एसिम्प्टोट। यानी इस कर्व और इस एसिम्प्टोट्स के बीच का हमको एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम गिवन कर्व में उसको इक्वेशन लिख देंगे। द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कहाँ पर कर्व है, किस तरीके का है और एसिम्प्टोट इसका कहाँ पर है, क्योंकि जब इसका फिगर पता होगा तभी हम इसके एरिया को फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए हमें लिमिट्स की ज़रूरत होगी, इंटीग्रेशन होगा और इसमें लिमिट की ज़रूरत होगी कि किस लिमिट को यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए हमें इसको ट्रेस करना पड़ेगा, ट्रेस करना होगा, यानी कुछ पॉइंट्स लेके इसको ट्रेस करना होगा। तो ट्रेस करने के लिए हमें ज़रूरत होगी कुछ पॉइंट्स की जिनको हम ट्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम गिवन कर्व का इक्वेशन लिख रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम सबसे पहले सिमेट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिमेट्री देख लेते हैं। ये कर्व वाई में इवन पावर है, तो ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। इसको हम रफली भी प्लॉट करते जाते हैं, यानी कर्व जैसा कि एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसे ही ये एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, यानी एक्सिस जो होती है उसके ऊपर और नीचे एक जैसा होगा। अब कैसा होगा अभी हम इसमें नहीं जाना चाहते। जैसे ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसे ही एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो एक पॉइंट तो हमारा ये यहाँ पर क्लियर हो गया कर्व को प्लॉट करने के लिए। आप लिख भी सकते हैं इसको, या फिर बिना लिखे भी इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि मेन जो है हमारा इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको आसानी रहे। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। क्यों है इसका रीज़न बता दिया, क्योंकि वाई में इवन पावर है, एक्स में इवन नहीं है, क्योंकि हम ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स का जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 3 हो जाएगा, ऑड मिलेगा। एक भी टर्म अगर ऑड का है तो आपको सिमेट्री नहीं मिलेगी, यानी एक्स की पावर अगर ऑड है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि क्या ये ऑरिजिन से पास होता है। तो हम देख रहे हैं कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है। ए इंटू में है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होगा तो ये ए एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल टर्म मिलेगा, दूसरा ए माइनस के वाई स्क्वायर मिलेगा जो वेरिएबल टर्म है। इसलिए कोई भी कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए ये कर्व पास होता है ऑरिजिन से। द कर्व लिख सकते हैं हम लोग, द कर्व पासिस थ्रू ऑरिजिन। ये पॉइंट हमें और भी दोबारा से मिल सकता है जब हम पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। द कर्व पासिस थ्रू ऑरिजिन से पास होता है, ये पॉइंट हो गया। और भी ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये ऑर्डर से होना ज़रूरी नहीं, लेकिन हम इसी तरीके से देखें ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले सिमेट्री देख लिया करें और उसके बाद ये देखें कर्व ऑरिजिन से पास हो रहा है, यानी सिचुएशन ये हो सकती है ऑरिजिन से कर्व पास हो रहा है। अब हमें किस तरीके से हो रहा है ये अभी आइडिया हम लोगों को नहीं है, लेकिन दो बातें तो हमारे पास हैं कि कर्व अगर ऑरिजिन से पास हो रहा है, एक बात तो ये हो गई, दूसरी जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसे कर्व नीचे बनेगा। और ये कर्व किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अभी हमने एक साइड ही लिया है, दूसरी साइड भी बन सकता है ये, यानी इस तरीके से भी बन सकता है। तो ये हमारा रफ़ आइडिया भी चल रहा है, आगे चल के देखते हैं किस तरीके से ये होगा। जो भी पॉइंट है उनको माइंड में रखते हुए हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ पर बात आ रही है एसिम्प्टोट्स की भी बात आ रही है। तो एसिम्प्टोट्स वैसे तो इसमें पावर मैक्सिमम 3 है, 3 और डिग्री का ये इक्वेशन है, तो मैक्सिमम 3 एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं।
लेकिन हमें जो कि प्रॉब्लम हमारी एरिया फाइंड करने की है, एसिम्पटोट फाइंड करने की नहीं है। तो हम 3 के रिस्पेक्ट में नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि पैरेलल एसिम्पटोट यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट क्या होगा, क्योंकि इन्हीं का एरिया यूजुअली जो है फाइंड करने के लिए हमें बोला जाता है। तो हम पैरेलल एसिम्पटोट देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस से हमें प्लॉट करने में भी आसानी होगी और हमारी जो प्रॉब्लम है उससे भी रिलेटेड जो लिमिट होगी उसमें हमें मिल जाएगा। तो हम पैरेलल एसिम्पटोट्स पहले देख लेते हैं। तो अगर हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट देखना है तो हमें एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है, एक्स की सबसे बड़ी डिग्री है, उसके कोफिशिएंट को देखना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्स की जो सबसे बड़ी पावर तब मिलेगी, अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करके एक्स का मल्टीप्लाई कर लें तो मिलेगा हमको एक्स क्यूब एक्स बाई स्क्वायर, और इस ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर, यानी एक्स की सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट हमें नहीं मिलना है। और वाई स्क्वायर, वाई की जो मैक्सिमम पावर है यानी हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है वो हमें कलेक्ट करना पड़ेंगे। तो दोनों साइड इनको एक साइड करने के लिए जब इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा ए, तो वाई स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस ए मिलेगा वाई स्क्वायर का टर्म, इसको भी इधर ले आए तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन को। और इसमें हमें तलाश करना थी एक्स की सबसे बड़ी डिग्री का कोफिशिएंट क्या है और वाई की सबसे बड़ी डिग्री का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ तो एक्स की जो सबसे बड़ी डिग्री का कोफिशिएंट है कांस्टेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट नहीं है। लेकिन वाई की सबसे बड़ी जो डिग्री है वो 2 है, इसका कोफिशिएंट एक्स प्लस ए है और ये वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट है। तो फाइंड कर सकते हैं देयरफॉर एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करना है तो वाई की सबसे बड़ी डिग्री जो होती है उसका टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं। वाई की सबसे बड़ी डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है उसको 0 के बराबर रखने पर हमें एक्स इक्वल टू माइनस ए एसिम्पटोट्स मिल गया। एसिम्पटोट वो लाइन होती है जो मानी जाती है कि कर्व को इनफाइनाइट पे जाके टच करेगी। तो हम इसका रफली फिगर अब बना सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर होता हुआ चल रहा है हमारा ये कर्व। तो यहाँ पर कर्व के बारे में जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, पॉइंट्स हैं 1, 2 में, वो भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हम फोकस अभी कर रहे हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट मिला है और वो है एक्स इक्वल टू माइनस ए है, तो इसका मतलब हमें चलना होगा लेफ़्ट हैंड साइड में चलना होगा। तो ए डिस्टेंस माना कि इतनी है, तो ये दूरी ए है, तो ये एक्स इज इक्वल टू माइनस ए लाइन, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए लाइन कहलाएगी, क्योंकि जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है उसका इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू वो दूरी होता है जो ओरिजिन से ये डिस्टेंस होगी अगर ये पैरेलल है वाई एक्सिस के। और एक्सिस वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि 0 डिस्टेंस पर है, ये ए डिस्टेंस पर है तो ए हो जाएगा। अगर इस तरफ होता है तो प्लस का ए होगा, अगर इस लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस का ए, ये वाली लाइन हो जाएगी। अब एसिम्पटोट है ये पता चल गया, इसका मतलब कर्व इनफाइनाइट पे जाके इस लाइन को टच करेगी। ये कर्व इस तरीके से बन रहा है ये तो पता चला, और उम्मीद है, और ये ऑरिजिन से भी पास हो रहा है, ये नॉलेज हम लोगों को है, तो कर्व की इस तरीके से जाने के चांस हैं। और जब जो कि मालूम ही है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है कर्व, तो जैसा ऊपर बनेगा वैसे ही कर्व ये नीचे भी बनेगा, इतना थोड़ा सा मालूम हो चुका है और हमें इसी से मतलब रखना चाहिए। हालांकि एक्स इक्वल टू ये माइनस ये लाइन है और ये बताया जा रहा है कर्व के नीचे और इस लाइन के बीच का ये वाला एरिया चाहिए होगा। अब इतने से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा और देखना चाहते हैं कर्व को कैसा बनेगा। तो इसमें लूप का अगर पता करना चाहते हैं कि लूप तो नहीं बन रहा है और कर्व कहाँ तक जाएगा, तो इसके लिए हमें वाई की वैल्यू भी फाइंड करना होगी। तो इसके लिए हमें वाई की वैल्यू फाइंड कर लेना चाहिए। तो इक्वेशन यानी हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं 4, और यहाँ से जो गिवन इक्वेशन है हमारा यहाँ से, और इसको हमने थोड़ा सा यहाँ सॉल्व किया था, तो ये बेहतर रहेगा हमारे लिए। इसको लेके आए थे तो हम वाई के लिए सॉल्व कर लें, वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लें। तो इन दोनों टर्म्स को हम ले जाते हैं
राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। आप इक्वेशन नंबर 1 से ही यानी कह सकते हैं कि अब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्या लिखा है हमें, x प्लस ए को हमने यहाँ पर छोड़ा और इस टर्म बाकी इसके साथ में जो टर्म थे दोनों उनको राइट हैंड साइड में ले आए। ए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब हो गया। यहाँ से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं ताकि वाई फाइंड हो जाए, तो उसके लिए हम एक्स प्लस ए को लेफ़्ट से राइट में पहुँचा दिया, अपान में पहुँच जाएगा। और यहाँ तब तक हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन भी ले लिया तो हमारे पास ए माइनस एक्स आ गया। और इससे वाई की जो वैल्यू मिलेगी तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगी, इसकी दो वैल्यू थी प्लस माइनस, और ये एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर रूट अप्लाई हुआ है और ए माइनस एक्स अपान में एक्स प्लस है तो ये एक्स स्क्वायर जो है यहाँ से बाहर हो जाएगा तो वाई की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस एक्स स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स अपान एक्स प्लस है। इसकी भी हमें ज़रूरत होती तो इसको भी फाइंड कर लेना है, मतलब जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो वाई की ज़रूरत होती है फार्मूले में, वाई डी एक्स होगा यानी इंटीग्रेशन वाई डी एक्स फार्मूला यूज़ करते हैं तो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दें और यहाँ पर हमने इसलिए इसकी वैल्यू फाइंड की ताकि हम ये देख सकें कि कर्व जो है वो कहाँ तक इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। मीन्स मेरा ये है कि कर्व कहाँ कहाँ पर हो सकता है, इसकी रेंज पता करना है। रेंज का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि कर्व जो है कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, कहाँ तक इस किन लाइंस के बीच में है ये बता करना चाहते हैं, बस रफली इसको हम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x की वैल्यू अगर हम जो डिनोमिनेटर है इसमें अगर x की वैल्यू माइनस x की वैल्यू अगर हम न्यूमरेटर को देखें x की वैल्यू a से बड़ी अगर रखते हैं, a से बड़ी जैसे 2a रख के देखते हैं तो ये एंड रूट के अंदर निगेटिव बनेगा जो कि इमेजिनरी है यानी पॉसिबल नहीं है। कर्व यहाँ पर y की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी। इफ़ x ग्रेटर देन a तो एक से बड़ी वैल्यू अगर रखते हैं तो ये न्यूमरेटर में निगेटिव आ जाएगा तो y कह सकते हैं कि एंड रूट के अंदर निगेटिव का मतलब y इज़ इमेजिनरी। y इमेजिनरी का मतलब कि कर्व का कोई भी पोर्शन जो होगा वो x इजिकल टू ए लाइन के इस तरफ नहीं होगा, यानी ये इस तरफ प्लस ए था यहाँ पर माइनस, इधर माइनस ए था यहाँ पर प्लस हो जाएगी, यानी x इजिकल टू ये ए लाइन हो जाएगी। इसके इस लाइन के इस तरफ कोई भी कर्व का पोर्शन होगा ही नहीं, यानी कर्व जो होगा देखते हैं यहाँ इसके इधर हो सकता है माइनस ए के इस तरफ हो सकता है, वो देखना है इस वाली लाइन के। तो अगर हम देखते हैं कि x की वैल्यू माइनस का 2a रख के देख लेते हैं तो ये तो प्लस हो गई 2a, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे अगर माइनस का 2a तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। मतलब a से x की वैल्यू माइनस a से छोटी कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, यानी एंड रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगी, इसको हम यहाँ पर इंडिकेट भी कर सकते हैं। इफ़ x की वैल्यू लेस देन होगी माइनस ए से तो अगेन हम कह सकते हैं देन y इज़ इमेजिनरी, यानी यहाँ पर इन दो लाइंस के बीच में x इजिकल टू ए और x इजिकल टू माइनस ए यहाँ पर कोई भी कर्व का पोर्शन नहीं बनेगा, यानी इन दो लाइनों के बीच में ही देखना है हमें। ये तो देख लिया था, यहाँ तो बनना ही है। आप या इनके बीच में देखो सिचुएशन क्या होगी, तो यानी यहाँ पर बीच में a/2 पॉइंट रख के देख लेते हैं। तो a/2 अगर रखते हैं तो देख लें रूट के अंदर पॉजिटिव है इसलिए कर्व यहाँ पर होगा और यहाँ पर लूप के अगर चांस आपको लग रहे हैं तो आप क्या करें कि जो कर्व का इक्वेशन है यानी शुरुआत में या फिर कहीं पर भी देखते हैं पॉइंट में हमने निकाल रखा था, यहाँ पर y यानी x 2 बार नज़र आ रहा है तो y बराबर 0 पुट करके देख लीजिए। तो y बराबर 0, अगला पॉइंट हम यहाँ पर 5th ले लेते हैं तो y बराबर 0 पुट कर देंगे आप इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ 0 रखने पर x क्यूब मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ए एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर एक्स माइनस ए बराबर 0। और यहाँ पर एक्स की देख रहे हैं दो वैल्यू मिल रही है, एक तो यहाँ से 0 और दूसरी ये मिल रही है एक्स इक्वल टू ए। अगर एक्स वाई के बराबर 0 रखने पर एक्स की अगर दो वैल्यू मिल रही है तो इसका लूप होने के बहुत चांस हैं, यानी कर्व यहाँ पर 0 पे भी कट कर रहा है एक्स बराबर 0 पर और एक्स इक्वल टू ए पर भी कट कर रहा है, यानी इन दोनों पॉइंट्स पर है। और कर्व सिमेट्रिकल, और चूँकि इन दोनों पॉइंट्स पर है कर्व और जब इनको मिलाएंगे
तो क्योंकि x की हर एक इन दोनों के बीच में हर एक वैल्यू पर कर्व मौजूद है, हमने रफली a बराबर 2 देखा था कि x की इन वैल्यू इनके बीच में जो वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू हमको मिल रही थी, कर्व यानी रियल है तो यहाँ पर, और ये इन पॉइंट पर 0 है तो ये कर्व जो होगा इस तरीके से बनेगा, और जैसा ऊपर बनना है वैसे नीचे बनना है। तो करीब करीब ये हमारा रफली फिगर मिल चुका है, कर्व यानी इस तरीके से बनना है। ये x = a तक जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पर इन्फिनिटी तक जाएगा, और इस तरह पे नीचे भी इन्फिनिटी तक को ये जाना। तो कर्व हमने करीब करीब इसमें ट्रेस कर लिया है। इसको हम फेयर कर सकते हैं कि ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस, दोनों जहाँ पर कट करते हैं वहाँ पर ऑरिजिन होता है। और इस कर्व की सबसे पहले हमको मिली थी x = a डिस्टेंस पर, यहाँ पर ले लेते हैं a डिस्टेंस। ये एसिम्प्टोट मिला था। एसिम्प्टोट वो लाइन होती है जो कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करती है, यानी कर्व के साथ साथ ये चली जाती है और माना जाता है कि इनफाइनाइट पे टच करती है, एसिम्प्टोट्स कहलाते हैं। और कर्व सिमेट्रिकल है, जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसे ये एक्स एक्सिस के नीचे भी बनना है। और लूप बना था, ये दूरी डिस्टेंस a थी, यानी ये लाइन टच अभी ना कराएं, इन्फिनिटी पे टच करेगी। और ये लाइन जो है वो एसिम्प्टोट है, x = -a इसका इक्वेशन है। ये y एक्सिस है जिसका इक्वेशन x = 0 होता है, और a डिस्टेंस पर ही ये यहाँ पर ये लाइन x = a कह सकते हैं। और इनके इसके इस तरफ कर्व का कोई भी पोर्शन नहीं है, इनके बीच में है, और यहाँ पर एक लूप बन रहा है, और इसको लूप को बना देंगे। ज़्यादा कर्व हमें बस लिमिट लेना है जिस बार को कंप्लीट करने के लिए। रफली इतना बन चुका है। अब इस कर्व को प्लॉट करने के बाद हमें लिमिट पता चल रही, क्योंकि हमें इससे पूछा जा रहा है कर्व के अंडर का एरिया और एसिम्प्टोट्स के बीच का एरिया, यानी कर्व और कर्व ये है और एसिम्प्टोट ये, इनके बीच का हमको ये एरिया फाइंड करना है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि अगर हम एक्स एक्सिस से ऊपर वाले एरिया फाइंड कर लेते हैं तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिमेट्रिकल है, एक जैसे एरिया है दोनों ऊपर नीचे के, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा एरिया हमको मिल जाएगा। तो हमें लिमिट देखना होगी x = -a से लेके x = 0 तक की इसमें लिमिट लगाना होगी। तो हम लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, जैसे कि हमने बोला कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ हम एरिया लेंगे x = -a से लेके x = 0 तक, x की वैल्यू -a से लेके 0 तक, और एरिया का फार्मूला y dx होता है, यानी एरिया अंडर द कर्व, यानी इस कर्व के अंडर का एरिया और एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया और इन दोनों लिमिट्स के बीच का एरिया ये आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा एरिया रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। y की वैल्यू जो कि इसके लिए है, और ये इस कर्व का इक्वेशन के y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हमने फाइंड करके रखी हुई है। पॉजिटिव साइन के साथ इसको लिख लेंगे, x = -a to 0। यहाँ पर y की वैल्यू है x² a - x/x + a dx। यहाँ पर स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो आपको मालूम है कि प्लस माइनस 2 वैल्यू होती है, इनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एरिया जो निकल के आना है वो हमारा पॉजिटिव ही आना है। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो -a से 0 तक होगी, यानी ऑल वैल्यू x की निगेटिव होगी। इसका मतलब y की वैल्यू ये निगेटिव होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर वाली तो हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो ये निगेटिव होगी। इसलिए हमें इसको अगर निगेटिव लेके चलेंगे तो फ़ायदा ये है कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। हालांकि अगर आप ना भी लें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पॉजिटिव ही यहाँ पर लें, फिर भी बाद में जाके जब एरिया निगेटिव में आपका निकले तो निगलेक्ट कर दीजिएगा माइनस साइन। तो वो निगलेक्ट ना करना चाहें तो अब यहाँ पर माइनस साइन को अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी फोकस रहेगा इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले तो हम जिस तरीके से इस को स्क्वायर रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, a - x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चल रहा है रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, हमें एरिया फाइंड करना था वो एरिया अगले पेज पर, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और माइनस साइन को हम बाहर भी ले लेंगे, 2 हमारा पहले से बाहर चल रहा था, लिमिट इसमें बाहर थी चल रही थी -a से लेके 0, और x भी था, और हमने यहाँ पर a - x था पहले से, और हमने दोबारा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। हमारा डिनोमिनेटर में x + a लिखा था, हम इसको a + x भी लिख सकते हैं, प्लस साइन है, आप इधर उधर कर सकते हैं टर्म को। ऐसा करने से हमें फार्मूला देखने में आसानी होगी।
ऊपर यहाँ पर तो देखिए एक जैसे टर्म है, होल अब स्क्वायर है, अंडर रूट से ये बाहर ले लेंगे, -2 टाइम्स -a2 + a x, ये स्क्वायर रूट से बाहर हो गया, a - x 2 बार था, और डिनोमिनेटर में सिर्फ ये रह जाएगा। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट प्लस हो रहा है, दूसरे माइनस हो रहा है, तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और इसको अगर हम, ये एरिया है तो ए से, कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। इसमें हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन पुट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब a² - x² होता है तो x की वैल्यू आप a sin थीटा पुट करके या a cos थीटा पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिमिट जो कि पेज पे पढ़ता था 0 वैल्यू थी ऊपर, हाँ तो ये वैल्यू 0 है, 0 है। तो जब हम x बराबर 0 पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी। x इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर -a रखेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू -π/2 हो जाएगी, और फिर हम बैलिस फार्मूला को लगाने की बात आएगी तो लिमिट उसके लिए 0 से π/2 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर माइनस भी ले लेते हैं तो हमारे इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसका मेन जो होता है ये वैल्यू रखना यहाँ इसके लिए होता है। और x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इस वाले ब्रैकेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चाहे माइनस लें या प्लस लें। आप अगर यहाँ पर प्लस भी रखते हैं तो भी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वैलिस फार्मूला जो कि आपकी प्रॉब्लम को बहुत सिंपल बना देता है, अगर यूज़ करते हैं उसको, तो उसको अप्लाई करना है तो 0 से π/2 लिमिट हो तो बेहतर रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन का यूज़ करते हैं। आप प्लस भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपना कैलकुलेशन चेंज करना होगा। dx की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dx इक्वल टू -a कांस्टेंट बाहर लेने, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा, थीटा का d थीटा हो जाएगा। अब लिमिट भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। आप x बराबर जब -a लेते हैं तो a की वैल्यू चूँकि -a साइन थीटा होगी, और ये -a से -a कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम साइन थीटा बराबर 1 आ जाएगा, और 1 sin π/2 की वैल्यू होती है। इस प्लस π/2 बनाने के लिए ही हमने ये माइनस में लिया है। तो थीटा अपर लिमिट जो है वो सॉरी लोअर लिमिट π/2 आ गई। लोअर लिमिट जो कि 0 है, यानी x बराबर जब 0 लेंगे और x की वैल्यू है -a साइन थीटा बराबर 0, जब 0 में -a से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, थीटा बराबर यानी 0 हो जाएगी। इस तरीके से हमें दोनों लिमिट आ जाएगी, तो रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा -2 पहले से चल रहा था, लिमिट थीटा की अब आ चुकी है π/2 से लेके थीटा इज इक्वल टू 0 तक आई है, और फिर हमने वेरिएबल चेंज किया है, जहाँ पर भी x मिलेगा -a साइन थीटा हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो -a साइन थीटा ब्रैकेट में भी a, जब यहाँ पर -a रखने जा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a साइन थीटा, और अपान में स्क्वायर रूट a² माइनस का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू तो ये यहाँ पर लिख लेंगे, जो कि -a साइन थीटा -a cos थीटा -a cos थीटा इंटू डी थीटा है, -a cos थीटा इंटू डी थीटा है, ये हमारा cos है, इसे काट के लिख देते हैं, -a cos थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए माइनस माइनस का इंटू टू प्लस हो जाएगा, और a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर को हम यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो -2a स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, और भी देखिए a बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी a को हम बाहर लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट से भी a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। चलिए इसे हम बाद में दिखा देंगे। लिमिट थीटा की वैल्यू, वेरिएबल थीटा ही हो चुका है, इसलिए थीटा लिखने की जरूरत थी, π/2 से 0 भी है लिमिट इसकी, -2 प्लस हो चुका है, साइन थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा, और हमने a इसमें से बाहर फाइंड किया था, तो हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा बचा हुआ है, और एक cos थीटा है, d थीटा है, -a भी हमने बाहर ले लिया था, और a स्क्वायर अगर यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आप cos थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा फिलहाल अभी हमने लिखा हुआ है, ये एक क्यूब बन जाएगा। तो -2a स्क्वायर इंटू a लिखा रहने दें, क्योंकि a स्क्वायर एंड रूट से बाहर निकलेगा, a आ जाएगा अपान में, जो इससे कैंसिल भी हो जाएगा। ये काम हम बाद में भी कर सकते थे। 0 से π/2 और 0 यहाँ पर हमारे पास जो भी बचा हुआ है उसका अंदर मल्टीप्लिकेशन, चलिए देखते हैं इसमें से क्या बाहर निकलता, बाद में करते हैं मल्टीप्लिकेशन। साइन थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। आपको मालूम ही है कि ए स्क्वायर हमने बाहर ले लिया था, और स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और
कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और स्क्वायर रूट से सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बचा हुआ है, इसका अंदर मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में कर देंगे और इस माइनस से हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी लिमिट इंटरचेंज कर देंगे, माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन की डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर रहे हैं अगले पेज पर, अगले स्टेप में a इक्वल टू, यानी यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा और 2a² जब लिमिट को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी 0 से π/2 लिख रहे हैं और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, साइन का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा मिलेगा और ये दूसरे टर्म में होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा। इस तरीके से हमें ये दो टर्म मिल गए हैं, इन दोनों टर्म में हम अलग अलग अप्लाई कर देंगे 2a², यानी इस टर्म को भी हम इंटीग्रेट करेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर 0 से π/2 और साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। ये एक पावर है तो आप डायरेक्ट इसको साइन थीटा की इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस का कॉस थीटा होता है, लिमिट 0 से π/2 होती है। इसमें वैलिस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पावर है तो इसमें क्या करते हैं कि जो पावर जितनी भी होती है, यहाँ पर तो 2 ही है, वैलिस फार्मूला हम लिंक में इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे वैलिस फार्मूला के लिए, अगर नहीं हो तो आप डिमांड कर लीजिएगा तो उसमें दे देंगे। आप देखिए जितनी भी पावर होती है उसे जापान में लिखते हैं और इससे एक कम पावर ऊपर लिखते हैं और अगर 1/2 आ जाए तो π/2 से इंटू कर देते हैं, इस इंटीग्रल की वैल्यू आसानी से सॉल्व होगी। हालांकि आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है। वैलिस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ किया जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, अगर भूल जाए तो आप डिमांड कर सकते हैं तो इसमें दे देंगे। तो इसमें अपर लिमिट लगाना है, यानी जहाँ पर भी हमको नज़र आए थीटा वहाँ पर π/2 रखना है पहले, तो फिर माइनस, फिर रखना है 0 रखना है। तो ये तो हो गया π/4 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि cos π/2 मतलब cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है और cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। π/4 यहाँ पर लिखा हुआ है, सिस्टम को ऐसे नोट कर देंगे। 2a² बाहर चल रहा था, ये 0 हो चुका है, ये माइनस माइनस प्लस यानी 1 + π/4 हो गया। इतना भी छोड़ सकते हैं आंसर, या फिर इसको हम एलसीएम अगर ले लेते हैं अपान 1 करते हुए 4 को, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4 + π हो जाएगा। 4 को कैंसिल भी कर सकते हैं इस 2 से, तो 2 आ जाएगा अपान में, यानी आंसर रिक्वायर्ड एरिया जो हमको फाइंड करना तो आ चुका है। इसमें 4 + π और a² को अगर बाद में लिख दिया जाए तो a² और होल अपान में 2 बचा हुआ है उसको लिख देंगे। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।